चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आज हमें डिस्कस करना है। हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। हमने ये डिस्कशन किया था कि डेटा कलेक्शन के बाद का जो स्टेप है ना, जब हम अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद उसको उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और ऐसे फॉर्म में करने के लिए कि जो व्यक्ति उसे पढ़ रहा है उसे आसानी से समझ में आ जाए, स्पेस को और समय बचाते हुए। तो जब उसको हम पिक्चर्स और ग्राफ्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए सुविधाजनक होता है, और जो जो भी व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा या समझने की कोशिश करेगा, उसके लिए आसानी होगी। तो आज हम लोग डायग्राम्स और ग्राफ्स जो हम अपने सोशल साइंस रिसर्च में यूज भी करेंगे और ज्यादातर यूज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डायग्राम्स, चार्ट्स और डायग्राम्स गिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो हमारा जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है अपने रिस्पोंडेंट से, अपने पार्टिसिपेंट से, उसी को अगर हम विजुअल उसका रिप्रेजेंटेशन कर दें, यानी इस तरह का प्रेजेंटेशन कर दें जो हमें आंख से दिखे, तो उसे हम चार्ट्स या डायग्राम्स कहते हैं। तो डायग्राम्स आल्सो शो कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा। जो हमारा डेटा है उसको सिंप्लीफाई करके समझाने के अलावा एक और कार्य करता है जो डायग्राम और चार्ट के थ्रू हो सकता है, कि हम कंपेयर कर पाते हैं। दो सेट्स ऑफ डेटा हैं या दो दो हम मान लीजिए वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, तो उनका आपस में अगर हमको कंपैरिजन करना है, एक तुलना करनी है एक दूसरे से, तो वो आसानी हो जाती है अगर हम डायग्राम्स के फॉर्म में उसको देखते हैं। मान लीजिए हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ना, और कई सारे ईयर्स हैं। तो 2001 में जो उत्पादन था कितना था, फिर 2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, 4 में कितना हुआ। तो वो अगर हम मान लीजिए हिस्टोग्राम से देख रहे हैं, तो हमको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ, इन 5-6 सालों में ये चीज ऐसे घटी है या बढ़ी है। तो वो पिक्चर डायग्राम देख के हमको इजीली समझ में आ जाएगा। तो कंपैरिजन कई बार करना होता है, उसमें डायग्राम्स हमारे जो है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। डायग्राम शुड बी क्लियर एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, पर ये हम कह सकते हैं कंडीशन है कि जो डायग्राम्स का प्रयोग हम करते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो एक तो क्लियर होने चाहिए, आसान होने चाहिए और समझ में आने चाहिए, तभी उसका कोई पर्पस सॉल्व होता है। Too much information should not be shown in the same diagram, otherwise it might become confusing. अगर हम एक ही डायग्राम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो उतना हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। तो हम सिंपल और जितना क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड रखेंगे, क्लियर रखेंगे अपने डायग्राम को, वो उतना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो कुछ हमें डिस्कस करने हैं डायग्राम्स, वो है बार चार्ट्स, रेक्टेंगल एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल, पाई चार्ट और सर्कल डायग्राम। तो इन्हें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज थ्री। पहला डिवीजन हो गया बार चार्ट्स हो गए, रेक्टेंगल और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स हो गए, और तीसरा है पाई चार्ट जो हमें पढ़ना है। इन तीन डायग्राम्स को हम आज डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस बार चार्ट। बार चार्ट आपने देखा है? सब फैमिलियर है? चलिए, अगर नहीं देखा तो हम देखते हैं। जो वर्टिकल हमें पिलर्स की तरह दिखते हैं, कई बार हमने अपने मैप में और जो है उसमें किसी भी डेटा को स्टडी करने में हम देखते हैं बने रहते हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बार चार्ट्स। सिंपल बार चार्ट होता है, मल्टीपल बार चार्ट होता है, क्लस्टर चार्ट होता है, सब डिवाइडेड बार चार्ट, यानी एक ही बार को जब कई डिविजन्स में डिवाइड करते हैं उसको सब डिवाइडेड बार चार्ट कहते हैं। इन तीनों को हमें आपसे डिस्कस करना है। तो again bar chart can be divided into simple bar chart, multiple bar chart और subdivided bar chart. Let's see. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल सिंपल बार चार्ट से। ठीक है, ये सिंपल बार चार्ट क्या है? अब देखिए, ये इंफॉर्मेशन है, डेटा है जो हमने कलेक्ट कर रखा है। ठीक है, कि जो 1998 जो ईयर्स दिए हुए हैं, समय दिया हुआ है, साल दिया है, फिर 1999, फिर 2000 में, 2001 में, 2002 में पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है कि पॉपुलेशन कितनी है। तो फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, ड्रॉ सिंपल बार चार्ट। तो ये हम आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में दे सकते हैं कि हमने आपको ये दो वेरिएबल्स दे दिए, डेटा दे दिया, और फिर हमने कहा आप इसका बाय चार्ट, इसका जो है बार चार्ट बनाइए। तो ये हमें ईयर्स दिए हुए हैं और ये पॉपुलेशन दी हुई है ना। तो अब हमने ये सिंपल बार जो बार चार्ट है वो बनाया।
कैसे? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये जो ईयर है 1998, 99, 2000, 2001, 2002 इसको हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया, ठीक है। ये 1998 हो गया, ये 1999 हो गया, ये 2000, ये 2001, ये 2002। और अब वाई एक्सिस पे हमने पॉपुलेशन कर दिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और अब हमने जो हमारा पहला डेटा है वो क्या है, 1998 में 40, तो 1998 में हमने देखिए 40 तक मार्क कर दिया है ना, और ये बार बना दिया। 1999 में हमने मे बी जो डेटा 45 है, यानी 50 और 40 के बीच में, ये हमने 45 बना दिया। ऐसे करके सारे ईयर्स हमने इसमें मार्क कर दिए। तो अब मान लीजिए ये डायग्रामेटिकल हम कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे डेटा का। तो टेबल और ग्राफ्स ये तो है हमारे सिलेबस में, इस यूनिट में जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो यही चीज अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे कि हमने जो डेटा लिया दो, ठीक है, 1998 में उसमें पॉपुलेशन इतनी आई, इसको हम टेक्स्ट में राइटिंग में लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ में आएगा ये पूरा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसका हम एक टेबल भी बना सकते हैं। देखिए टेबल में हम देख रहे हैं कि इधर ईयर्स दिया, इधर पॉपुलेशन दी है। तो ये एक बार टेबल देख के हमको 1 मिनट में समझ में आएगा, अच्छा अच्छा इस ईयर में ये पॉपुलेशन हमें दिख रही है और हर साल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस डेटा को हम समझ गए तुरंत। इस टेबल के अलावा एक और तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का, वो है बार चार्ट, ठीक है। तो बार चार्ट में भी ये पिक्चराइजेशन है, तो हमको इजिली समझ में आ जा रहा है देख के, ठीक है। जैसे इसको हम देखते हैं हमको ये दिख जा रहा है सबसे ज्यादा यहाँ है, अच्छा 2002 में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रही है, ठीक है। तो ये बार डायग्राम हमको तुरंत उस डेटा का आइडिया सिंप्लीफाई करके दे दे रहा है। तो ऐसे ही और चेंजेस कर सकते हैं और एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इयर्स है 1998, 99, 2000, 2001, 2002। हम लोग विमेन स्टडीज में जो पेपर है उसमें डिस्कस कर रहे थे फीमेल का लिटरेसी लेवल, है ना। तो मान लीजिए 98 में जो फीमेल लिटरेसी यानी साक्षर स्तर था औरतों का, वो कितना था। फिर 99 में कितना है, 2000 में कितना है, 2001 में कितना है, 2002 में कितना है, और उसका हम बार चार्ट बना सकते हैं। तो उसको देखकर हम तुरंत बता देंगे कि अच्छा जो शिक्षा का स्तर है औरतों का वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि स्टेबल है, एक जैसा है, कई सालों में कोई अंतर ही नहीं आया है। तो ये सब बातें जो है हम डेटा को इजिली देखकर एनालाइज कर लेंगे, समझ लेंगे। समझ में आ रहा है प्रतिभा? अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, आप लोग इंटरैक्टिव रखिए, यस मैम। क्लियर होगा, ठीक है। तो सिंपल है, बार चार्ट तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यस मैम। अब अगर हम आपको ऐसे ही डेटा देते हैं तो आप उसका बार चार्ट बना लोगे, है ना। यस मैम। हाँ, तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। आज पढ़ने के बाद हम आप लोगों को छोटी छोटी एक्सरसाइजेस देंगे, तो उसका बार डायग्राम आप बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए इस डेटा को हम और कैसे समझ सकते हैं। हमने हमारे यूनिवर्सिटी में अलग अलग फैकल्टीज हैं, ठीक है। तो इस ईयर की जगह मान लीजिए हमारा ये जो एक्स एक्सिस है, हमने यहाँ पे लिखा कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, होम साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, सोशल साइंसेस, साइंस फैकल्टी, अलग अलग फैकल्टी के नाम लिख दिए, ठीक है। और हमने ये देखा कि हमारे यहाँ एनीमिया की जो टेस्टिंग हुई थी उसमें 40% लड़कियां जो है वो एनीमिक आई हैं। तो हमने कॉमर्स में देखा कितने बच्चियों को एनीमिया है, 40% को है, अच्छा। फिर जो हमारा सोशल साइंस फैकल्टी उसमें कितने परसेंट लड़कियां जो एनीमिक हैं। तो हमारा सिंपल सा डेटा जो हम लोग ऑलरेडी एक बार हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अभी हुआ था, तो उसी को मान लीजिए उसका हमें बार चार्ट बनाना है। हमने आपको डेटा दे दिया इस फैकल्टी में इतनी लड़कियां जो हैं, इतने परसेंट लड़कियां एनीमिक है, और आपने उसका बार चार्ट बना दिया और वो हम प्रेजेंट करते हैं अथॉरिटीज के सामने। तो उसको देख के बड़ी क्लियर पिक्चर आ जाएगी, अच्छा अच्छा ऐसा स्टेटस है, इस फैकल्टी में सबसे ज्यादा दिक्कत है, यहाँ हमें इंटरवेंशन की जरूरत है, यहाँ हमें हेल्प पहुंचाने की जरूरत है, वॉट एवर। तो इस तरह से हम बार डायग्राम, बार चार्ट जो है वो बनाते हैं। सिंपल बार चार्ट हो गया। अब मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है और क्लस्टर चार्ट क्या होता है ये देखते हैं। मल्टीपल बार चार्ट, टू और मोर सेट्स ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा आर रिप्रेजेंटेड। अब इसमें क्या है, जो सेट ऑफ डेटा है वो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा ईयर दिया हुआ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे खाली एक वेरिएबल है पॉपुलेशन। इस सन में पॉपुलेशन कितनी थी, इस सन में पॉपुलेशन कितनी थी, इस ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मान लीजिए इंफॉर्मेशन बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है।
सिर्फ हमारा ये जो है, ये जो हम देख रहे हैं टेबल, इसमें क्या है, ईयर्स दिए हुए हैं, ऐसे ही सन दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो वेरिएबल कर दिया। हम एक चीज नहीं बल्कि दो बता रहे हैं कि कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, ये दोनों चीज हम बताएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका इसका जो बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट हो जाएगा, है ना। तो अब 1992 से 1993 में, ठीक है, कितना इंपोर्ट हुआ, यानी कितना जो है बाहर से सामान हमारे देश में आया, और एक्सपोर्ट, ये जो लाइट कलर है वो दिखा रहा है कि कितना सामान हमारे देश से जो है बाहर भेजा गया, उत्पादन। 1992 का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों दिख रहा है आपको, सिर्फ दो आपको बार ग्राफ्स दिख रहे हैं। 1993 से 94 में क्या था स्टेटस, ठीक है, फिर हमें दो बार ग्राफ्स दिख रहे हैं। 94 से 95 में देन अगेन वी कैन सी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो हमने दो वेरिएबल को यूज कर लिया, इसलिए हमें दो ये बार्स दिख रहे हैं। तो इसको हम मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं। दो की जगह हम तीन भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे तीन वेरिएबल हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 हमने यूनिवर्सिटी के बच्चों से उनकी पेरेंटिंग स्टाइल पता की। तो यहाँ हमने केएमसी यूनिवर्सिटी लिखा, यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखा, यहाँ बाबा साहब यूनिवर्सिटी लिखा। हमने 5 यूनिवर्सिटी का डेटा लिया है, और फिर इस यूनिवर्सिटी में कितने जो पेरेंट्स हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, कितने ऑटोक्रेटिक हैं, कितने परमिसिव हैं, हमने 3 बार्स बना दिए यहाँ। ठीक, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में तीनों का स्टेटस, कितने पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंटिंग उनकी कैसी है। तो इसी तरह से हम वेरिएबल्स अगर बढ़ा देंगे तो हमारे ये जो बार हैं वो उनके नंबर बढ़ जाएंगे, तो उसे मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं। क्लियर है सबको? यस ठीक है, हाँ, आप लोग बोलेंगे ताकि क्लियरिटी बढ़ती जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम जैसे ही वेरिएबल बढ़ा देंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने 3 कर दिया, यहाँ पे क्या हमने ईयर्स जो है वो मान लीजिए 1981 में ये पॉपुलेशन इन लेक्स ABC हमने 3 कैटेगरी बना दी, तो हमें 3 बार्स दिख रहे हैं। ठीक है, सिटी A में, B में, C में, ये 3 शहरों का डेटा है कि 1981 में इन तीनों शहरों में पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक, तो अब हमें 3 ग्राफ्स दिख रहे हैं जो तीनों सिटी का हमारा जो स्टेटस है वो बता रहा है। तो इसको हम मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं। ठीक, अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है सब डिवाइडेड बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट और स्टॉक्ड बार चार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ये बार है वो हम एक ही बनाएंगे, और उसी बार को हम 3 डिविजन्स कर देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। आप देख रहे हैं एक ही बार बना हुआ है और उसमें हमने 3 पोर्शंस कर दिए हैं। तो जैसे कि ये डेटा है 1998, ये ईयर्स दिए हुए हैं। अब इस ईयर में मान लीजिए हम उत्पादन देख रहे हैं किसी भी कंट्री का, कि इंडस्ट्री से कितना उत्पादन हुआ, यानी हम अगर अपनी इकोनॉमी देखें तो, या ग्रैंड GDP देखें कि जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो जो इंडस्ट्रीज से है वो कितना बना, मान लीजिए 100 बना, और 100% बना, या यहाँ अगर इसको हम नंबर्स में देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में 80 और एग्रीकल्चर में 40, ठीक है, और टोटल 220, ये हमारा डेटा है। तो ये 1998 ईयर है, 1999 का है, ये 2000 का है। और तीनों हमने कैसे दिखाया, ये हमने एग्रीकल्चर दिखा दिया, ठीक है, इसी में 100 तक एग्रीकल्चर मार्क कर दिया, एग्रीकल्चर के बाद सॉरी इंडस्ट्री मार्क कर दिया 100, और उसके बाद हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट 80 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 100 से लेके 1998, जस्ट अ सेकेंड। हम ट्रांसपोर्ट, ये मेरे ख्याल से सबसे ऊपर ट्रांसपोर्ट है, हाँ, तो 80 हम 80 मार्क करेंगे, और एग्रीकल्चर जो है वो हमारा 40 है, तो 40 यहाँ से हम काउंट करके 40 और ऐड कर देंगे। तो एक ही ग्राफ में हमने 3 पोर्शंस देख लिए, एग्रीकल्चर, सॉरी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 1998 का हो गया, 1999 का हो गया, 2000 का हो गया। तो पिक्चर देख के ही हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा इंडस्ट्री है वो ईयर के साथ साथ बढ़ रहा है ना, उसमें इंक्रीज हो रहा है। पहले ये 100 था, अभी 120 कुछ है, और ये फिर और बढ़ गया है। वैसे ही हम एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट का स्टेटस देख सकते हैं, वैसे ही हम एग्रीकल्चर का स्टेटस देख सकते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ओवरऑल हमारा बढ़ रहा है। तो इस तरह से जब हम एक ही बार को कई डिविजन्स में डिवाइड कर दे तो उसको हम सब डिवाइडेड बार चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ में हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए,
सिंपल बार चार्ट, ये जो हमारा जब एक ही वेरिएबल रहेगा एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो हमारा सिंपल बार चार्ट है। फिर अगर हम वेरिएबल्स बढ़ा देते हैं तो मल्टीपल बार चार्ट हो जाएगा। हमने 2 वेरिएबल्स कर दिए, इसमें हमने 3 वेरिएबल्स कर दिए, है ना, तो मल्टीपल बार ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया। और थर्ड जो है हमारा दैट इज सब डिवाइडेड बार चार्ट, जिसमें हमने एक ही जो बार था उसको कई पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे तीनों हो गए बार चार्ट के टाइप्स। नाउ कमिंग टू रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। दूसरा तरीका पिक्चर या ग्राफ के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने का है, दैट इज रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स और परसेंटेज सब डिवाइडेड बार चार्ट्स। लेट्स सी, तो इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल, वी नो दैट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें पता है रेक्टेंगल मैथ्स में सबने पढ़ा ही हुआ है, उसका अगर हम एरिया की बात करें तो जो उसकी लेंथ है और ब्रेथ है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एरिया हमें पता चलता है। Therefore, to represent a quantity by a rectangle, both length and breadth of the rectangle are used. There are two methods of drawing rectangle. When their widths are kept equal and their lengths are proportionate to the size of the total figure. When the lengths are kept equal and their widths are proportional to the size of the total figure. तो या तो हम width को equal रख सकते हैं या तो हम length को equal रख सकते हैं. Generally, length of the rectangles are kept equal and their widths are proportionate to the size of the total figure. और generally जो हमारी tendency है हम length को equal रखते हैं. Rectangle diagrams are modified form of bar diagrams and give more detailed information than bar diagram. अगर उनकी हम तुलना करें तो जो हमारा बार चार्ट था उसी की तरह रेक्टेंगल डायग्राम्स भी होते हैं, बस वो थोड़ा सा और डिटेल में होते हैं. लेट्स सी, एक हम देखते हैं, ये डेटा देखिए हमारा दिया हुआ है, आइटम्स, फूड, मिस्क, सेविंग, और ये फैमिली है कि जो फैमिली में भी उसका जो एक्सपेंडिचर है वो दिया हुआ है कि फूड पे कितना खर्चा करती है, मिसलेनियस पे कितना खर्चा करती है और सेविंग कितना करती है. To construct a rectangle, first we find percentages and cumulative percentages as given. और इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए टोटल जो सैलरी थी, ये इतनी सैलरी थी, इसमें इतना कितना परसेंट फूड पे खर्च हुआ, कितना परसेंट मिसलेनियस यानी बाकी खर्चों पे हुआ और कितने परसेंट बचाया हमने मतलब पैसे बचाए हैं, सेविंग की है, वो 9% आ गया. तो पहला काम हम ये करेंगे, हम परसेंटेजेस निकाल लेंगे. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं. क्यूमुलेटिव कैसे, 30 में हम 61 प्लस कर देंगे, 91 आ जाएगा, प्लस 9 इज 100%. तो परसेंटेजेस ऐड करके ये हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लिया. ठीक है ना. अब ये रेक्टेंगल है. ठीक है, तो अब ये देखिए रेक्टेंगल है, जो हमारा सब डिवाइडेड बार चार्ट था उसी की तरह से है. इसमें हमने दिखाया कि फूड पे हम कितने परसेंट खर्च कर रहे हैं, मिसलेनियस पे कितने परसेंट खर्च कर रहे हैं और सेविंग पे कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं. तो इसको हमने परसेंटेजेस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो दैट इज रेक्टेंगल. Like component bar chart, subdivided rectangles may be used to compare the total magnitude and its component. तो किसी भी चीज का जो टोटल मैग्नीट्यूड है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको दिखाता है हमारा रेक्टेंगल चार्ट. Subdivided rectangles are constructed with length equal to 100 and width proportional to the size of the values. The components are expressed as percentages of their respective totals and are shown by different shades in the rectangle. The following table gives the detail of monthly budget of two families. अब एक और एग्जांपल हमने दिया, इसी को रेक्टेंगल को अगर हमें दो में सब डिवाइडेड रेक्टेंगल करना होगा तो पहला जो हमारे पास टेबल था उसमें एक ही फैमिली की इंफॉर्मेशन थी. यहाँ अब हम दो फैमिली को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आप लोग का भी डेटा कलेक्ट होता है कभी कभी, है ना, हम जेंडर में तुलना करते हैं. मान लीजिए लड़कियों का डेटा और लड़कों का डेटा, या गांव का डेटा और शहर का डेटा, रूरल अर्बन. तो ऐसे हमारा डेटा कुछ भी हो सकता है. उसको फिर हम जब कंपेयर करना चाहें तो इन ग्राफ्स का प्रयोग करके उसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसका अच्छे से कर सकते हैं.
तो अब देखते हैं इसमें हमने 2 फैमिली ले लिए है ना। पहली फैमिली का फूड जो है वो कितना खर्चा है, क्लोथिंग पे कितना है, रेंट पे कितना है, फ्यूल पे कितना है, मिसलेनियस कितना है। फूड खाना हो गया, क्लोथिंग कपड़ा, रेंट यानी किराया, फ्यूल यानी ट्रांसपोर्ट जो भी आपका पेट्रोल डीजल कहीं जाने में लगता है। तो ये सब हमने टोटल कर दिया ए फैमिली का, और ये बी फैमिली का डेटा हमें दिया हुआ है। नाउ लेट्स सी इसका हमको सब डिवाइडेड रेक्टेंगल डायग्राम बनाना है ना। तो पहला काम क्या था जो हमने किया था, सबसे पहले हमने परसेंटेजेस निकाले थे, है ना, कि टोटल जो इनकम है उसमें कितने प्रतिशत खाने पे खर्च कर रहे हैं, कितने प्रतिशत क्लोथिंग पे कर रहे हैं, कितने किराए पे कर रहे हैं, कितना फ्यूल पे कर रहे हैं। तो ये हमने परसेंट निकाल दिया, 30%, 20%, 20, 15, 15। फिर इसका क्यूमुलेटिव हमने निकाला। क्यूमुलेटिव कैसे डिस्कस किया था, 30 हमने यहाँ पे लिखा, प्लस 20 इज 50, देन अगेन प्लस 20 इज 70, हम ऐड करते जाएंगे जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू है, ठीक है। प्लस 20 70, फिर 70 में 15 ऐड किया 85, 85 में 15 ऐड किया 100, टोटल हमारा 100 आना चाहिए। तो ये 100 का हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। फैमिली बी का भी हमने ऐसे ही किया, ये फैमिली बी का डेटा है। तो ये 600 खर्च कर रहे हैं खाने पे, तो कितना प्रतिशत खाने पे हुआ, कितना प्रतिशत कपड़े पे हुआ, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये देखिए ये हमने फैमिली ए और फैमिली बी, है ना, 2 बना लिया। नाउ वी ड्रॉ 2 रेक्टेंगल्स विथ लेंथ इक्वल बट 100 बट ब्रेथ प्रोपोर्शनल टू 1000 टू 1500, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं लेंथ तो इक्वल है, एक जैसी है, ब्रेथ में क्यों फर्क है, इसका ब्रेथ क्यों चेंज हो गया है, सेम जो है हमें वो इसकी विड्थ क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हम ये देखते हैं रेक्टेंगल डायग्राम में प्रोपोर्शन इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो इनका जो टोटल इनकम है वो 1000 रुपए है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फैमिली ए का, देखिए ऊपर, फैमिली ए का टोटल इनकम कितना है, 1000 है। लेकिन फैमिली बी का टोटल इनकम क्या है, ज्यादा है, 1500 है। तो 1500 में इतना आया है, तो ये 1500 जो ज्यादा है वो दिखाने के लिए हमने ब्रिथ भी इंक्रीज कर दी है ना। वो हमें दिख रहा है, दैट इज 1500 एंड दिस इज जस्ट 1000, तो ब्रिथ का प्रोपोर्शन हमें दिख रहा है बढ़ा हुआ। तो इसको हम कहते हैं सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। हेलो, यस मैम। हाँ, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बताएंगे आप, उसको हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। फिर हमारे पास है पाई चार्ट और सर्कल डायग्राम, ठीक है। पाई चार्ट ये आप लोग काफी बार बना भी चुके हैं, और अगर ध्यान होगा तो जो पूरा होल डेटा हमारा होता है उसका हम जो कंपोनेंट है उसको हम जब 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो उसका परसेंटेजेस है वो एंगल के फॉर्म में मिल जाता है, और उसको हम फिर ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ये देखिए हमारे फूड आइटम्स हो गए, सॉरी ये हमारे फैमिली के आइटम्स हो गए। जो ऊपर टेबल था वही टेबल हमने दोबारा ले लिया, ठीक है। फूड है, क्लॉथिंग है, रेंट है, मेडिकल है। ये खर्चा है एक परिवार का कि किस किस चीज पे हम क्या खर्च कर रहे हैं। तो खाने पे 190 रुपए, क्लोथिंग पे 64, रेंट पे 100, मेडिकल पे 46, ये खर्चा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पाई चार्ट। अब हमने इसका एंगल निकाला, ठीक है। एंगल कैसे निकालेंगे, ऊपर देखिए हमारा फॉर्मूला था, एंगल इक्वल टू, पहले हम आपको पाई चार्ट दिखा देते हैं। जैसे ये हमारा पाई चार्ट, ठीक है। तो ये देखिए हम परसेंटेजेस निकालते हैं कि कितना प्रतिशत हमारा जो है वो फूड पे खर्च हो रहा है, इतना क्लॉथिंग पे खर्च हो रहा है, इतना रेंट पे खर्च हो रहा है, इतना मेडिकल पे खर्च हो रहा है, इतना अदर चीजों पे खर्च हो रहा है। तो एक परिवार का खर्चा है कि किस चीज पे वो कितना खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को सबको सर्कल बनाना आता है और एंगल्स बनाने आते हैं कि नहीं, प्रोटेक्टर से 60 यस डिग्री मैम। 30 डिग्री, है ना। तो जब हम इसको यस मैम। हाँ, तो हम इसको जब सर्कल के फॉर्म में दिखाएंगे तो हमें कैसे पता कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री दिखाएं हम फूड में, कितने डिग्री हम दिखाएं क्लॉथिंग में, कितने दिखाएं रेंट में। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमें यहाँ दिया हुआ है। वो क्या है देखिए, अब हमारा पहले हम टोटल कर ले, हमारा होल कितना आ रहा है। ये देखिए ये एक्सपेंडिचर है, टोटल कितना हो गया 480, ठीक है ना। और 480 में से कितना हमारा है फूड 190, राइट। यस मैम।
तो ये हमारे यहाँ पे हम होल लिखेंगे, यहाँ हम कंपोनेंट पार्ट करेंगे और इनटू 360 डिग्री से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा एंगल आएगा उस एंगल को फिर हम इस डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फूड हो जाएगा। फूड। ठीक है, ऐसे ही क्लॉथिंग निकालेंगे, ऐसे ही रेंट निकालेंगे, एरिथमेटिकल, तो हमें एंगल्स पता चल जाएंगे तो हम पाई चार्ट अपना बनाते जाएंगे। तो इस तरह से पाई चार्ट बनता है, पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आज हमने आपसे डिस्कस किया है, ऊपर आ जाते हैं, देखिए डायग्राम्स में, डायग्राम को हम डिवाइड कर सकते हैं बार चार्ट्स में, रेक्टेंगल एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स में, और पाई चार्ट में, या सर्कल डायग्राम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर हमने बार चार्ट में हमने 3 तरह से पढ़ा, सिंपल बार चार्ट होता है, मल्टीपल बार चार्ट होता है, और तीसरा सब डिवाइडेड बार चार्ट होता है, राइट। और रेक्टेंगल और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स में हमने एक सिंपल रेक्टेंगल पढ़ा, दूसरा हमने सब डिवाइडेड रेक्टेंगल पढ़ा, और पाई चार्ट हमने पढ़ा। तो ये जितने भी ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, ये आप लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नोट्स हम आपसे शेयर कर देंगे, इसको खुद सब लोग ड्रॉ करके एक बार कोई भी एक टेबल ले लेंगे, उसका डेटा ले लेंगे और उसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमें वो चीज कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, राइट। यस मैम। हाँ, तो आज आप लोग पहले ये डायग्राम्स जो है इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो डाउट्स होगा वो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे अच्छे से एक बार कल। उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट पाई चार्ट के बाद। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पाई चार्ट हमारे ग्राफ्स पे आ जाएंगे। ठीक है, डायग्राम्स हमने डिस्कस कर लिए, फिर हम आपके साथ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले आप लोग जो हमने ये डायग्राम्स डिस्कस किए हैं, इनको आप लोग अच्छे से एक बार गो थ्रू होइए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिकली। ठीक है, ओके मैम।